जय हिंद। चलिए, आज खाद्य संरक्षण आयोग कवर करना है हमें। नाम से क्लियर है, खाद्य संरक्षण मतलब किस बारे में चर्चा होगी आज? खाद्यान्न से संबंधित। ठीक है, अब खाद्य संरक्षण आयोग जो है, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का। तो हर राज्य सरकार का ये कार्य होता है कि वो अपने राज्य में सबसे पहले एक आयोग की स्थापना करे। किससे संबंधित? खाद्य से संबंधित। अच्छा, खाद्य से संबंधित जो आयोग होगा वो कार्य करेगा कि जो खाद्य का वितरण किया जाना है। आपको पता है सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिसमें गरीब या अंत्योदय परिवारों को खाद्यान्न दिया जाता है, या तो बहुत कम दामों में या तो निःशुल्क में। अब वो जो खाद्यान्न दिया जा रहा है उस खाद्यान्न की गुणवत्ता क्या है, या वो जो खाद्यान्न दिया जा रहा है उस खाद्यान्न में देने का जो क्रियान्वयन है, जो प्रोसेस है, वो सही ढंग से संचालित हो रही है नहीं, ये कौन, इसका काम कौन करता है देखने का? खाद्य संरक्षण आयोग करता है। अच्छा, खाद्य संरक्षण आयोग मुख्य रूप से एक अधिनियम के तहत बना है और उस अधिनियम को ही अच्छे रूप से संचालित करना ही इसका कार्य है। इसके अलावा खाद्य संरक्षण आयोग को कोई बहुत बड़े काम नहीं दिए गए हैं, सामान्य से कार्य करता है। सामान्य सा ही ये एक आयोग है, कोई बहुत शक्तियां इसको ज्यादा बड़ी प्राप्त नहीं है। बस इसका काम इर्द गिर्द किसके घूमता है? खाद्यान्न के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो आज हमें यही देखना है खाद्यान्न से संबंधित। सबसे पहले ये देखना है कि ये बना क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बना कैसे। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये वर्ष बस मत भूलना बाप। वर्ष क्या है? क्या बोला मैंने? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013। इसी अधिनियम को संचालित करने के लिए या इस अधिनियम में लिखी चीजों को सही तरीके से करने के लिए ये आयोग कार्य करेगा। ठीक है, और इसी अधिसूचना या इस अधिनियम के तहत ही आपका 21 जुलाई 2017 को क्या बनता है? मध्य प्रदेश का खाद्य संरक्षण आयोग बनता है। कब आई अधिनियम? कब आया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया? 2013। और इसी के तहत आपका मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग बनता है। कब? 21 जुलाई 2017। 13 में क्या आया? अधिनियम। 17 में क्या बन गया? आयोग। अब एक चीज है यहां साफ साफ मेंशन है, एक शब्द कौन सा? और हम जानते हैं कि जो भी आयोग अधिनियम से बनता है वो आयोग कैसा कहलाता है? सांविधिक या वैधानिक। वो एक संवैधानिक आयोग नहीं होता है। तो क्या ये एक संवैधानिक आयोग है? अधिनियम के तहत बना। और वहीं अगर ये चीज लिख गई होती कि ये इस अनुच्छेद के तहत आया है या बनाया गया, तो वो कैसा आयोग हो जाता? पर ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है। अब देखते हैं इसकी संरचना क्या। बहुत ही सामान्य सी इसकी संरचना है। राज्य आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। कुल सदस्य होते हैं इसमें 7। कितने? 7। याद रखना है जो सचिव होता है आपका, इसमें सचिव को इंक्लूड किया जाता है 7 सदस्यों में से। एक होते हैं कौन? एक अध्यक्ष। हर आयोग का एक अध्यक्ष होता है। 5 होते हैं आपके अन्य सदस्य। टोटल कितने हो गए? 6। और एक होता है आपका, अब एक बार ध्यान से सुनना, ये जो 7 सदस्य हैं आपके, अध्यक्ष, सदस्य और सचिव को मिलाकर टोटल 7, इनमें 2 महिलाओं का होना। देखो, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि सदस्यों में से महिलाएं होनी चाहिए या अध्यक्ष महिला होना चाहिए या सचिव, मैंने इन सबके टोटल की बात की है। ठीक है, सचिव बैठा दो एक महिला, या एक सदस्य बैठा दो महिला, हो गई 2 महिलाएं। या एक अध्यक्ष बैठा दो महिला, या एक सदस्य बैठा दो महिला, हो गई 2 महिला। या 2 की 2 सदस्य बना दो महिला, तो भी क्या हो गई? 2 महिला। कुल मिलाकर इन 7 सदस्यों में से 2 क्या होनी चाहिए? महिला। 2 महिला होनी चाहिए, एक होना चाहिए एसटी और एक होना चाहिए एससी। इन 7 सदस्यों में से एक एसटी होना चाहिए और एक एसटी होना चाहिए। ठीक है, कुल सदस्य कितने? 7 सदस्य, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव। ठीक है, अब ये जो सचिव है ना आपका, ये राज्य सरकार के अपर सचिव रैंक का अधिकारी होगा। ठीक है, मतलब एक अपर सचिव जो होगा उस रैंक का अधिकारी ये राज्य सरकार में होगा, वही सचिव बन सकता है। अब इसमें जो कुल सदस्य हैं 7, इन 7 सदस्यों में से कितनी महिलाएं होना अनिवार्य है? 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। एक क्या होना अनिवार्य है? एक सदस्य आएगा अनुसूचित जनजाति से, एक सदस्य आएगा अनुसूचित जाति से। क्लियर है? कुछ मुश्किल है क्या इसमें? एकदम सरल सी चीज है, बस इतना याद रखना आप सचिव को इसमें इंक्लूड
करेंगे टोटल सदस्य, क्योंकि अब तक हमने जितने आयोग पढ़े हमने सचिव को उसमें सदस्यों की संख्या में इंक्लूड नहीं किया, पर इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल सदस्य कितने? 7। ठीक है, इसके बाद योग्यता। अब ये जो सदस्य हैं आपके, ये 3 स्थानों से आ सकते हैं या 3 क्षेत्रों से, पर इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सारे के सारे यहां से आए या इतने यहां से आए। कोई भी कहीं से भी आ सकता है, चाहे तो आप यहां से पूरे बुला लीजिए, चाहे तो आप यहां से पूरे बुला लीजिए। अब देखो क्या लिखा है, अखिल भारतीय सेवा। अब ये बार बार शब्द आ रहा है, पता है ना अखिल भारतीय सेवा क्या होता है? अखिल भारतीय सेवा या संघ राज्य के किसी अन्य सिविल सेवा, कुल मिलाकर समझ जाओ आप लोक सेवक। क्लियर है? इस लाइन का एक सरल शब्द आप निकाल सकते हो, क्या? लोक सेवक। जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लोक सेवक हैं या रह चुके हैं, और जिन्हें कृषि पोषण, क्योंकि ये आयोग किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। तो ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, विधि बनाने का ज्ञान होना चाहिए। इन्हें ज्ञान चाहिए किसका? कृषि पोषण आपूर्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंधित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या अनुभव हो। कुल मिलाकर वो बोल रहा है कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिनको कृषि से संबंधित, पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई अनुभव हो या खाद्य सुरक्षा नीति बनाने या उसके प्रशासन से संबंधित क्या हो, अनुभव हो, तो वहां से सदस्य चुनकर आ सकते हैं। पहली चीज, सार्वजनिक जीवन में, अब यहां सिविल सर्वेंट्स की बात नहीं हो रही है, सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि प्रबंधन, वही चीज रिपीट हो गई, पोषण, मानव अधिकार, समाज सेवा, स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, खाद्य संबंधी नीति बनाने का ज्ञान या अनुभव हो। मतलब सार्वजनिक जीवन में ऐसे विख्यात व्यक्ति। अब इन्होंने बोला सार्वजनिक जीवन में कुछ व्यक्ति होते हैं जो समाज के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, या फिर किसी ने, जैसे कि आप कैलाश सत्यार्थी को जानते हैं, उन्होंने इससे संबंधित कार्य नहीं किया पर बता रहा हूं विख्यात है। क्या वो कोई लोक सेवक थे? नहीं थे। वैसी नर्मदा बचाओ आंदोलन किसी ने किया, क्या वो कोई लोक सेवक थे? पर वो जब विख्यात हो जाते हैं उस काम को उस क्षेत्र में करने के लिए, तो वहां से भी सदस्यों को चुनकर लाया जा सकता है, पर बशर्ते उन्हें इन चीजों का क्या होना चाहिए? ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। या जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण, निर्धन मतलब समझते हैं सभी, अंत्योदय या निचले वर्ग के लोग, निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित प्रामाणिक रिकॉर्ड हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसे सुधार लाने से संबंधित प्रामाणिक रिकॉर्ड हो, मतलब या तो उसने उस क्षेत्र में काम किया, अब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात नहीं हो रही, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों के द्वारा किस प्रकार से इस क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है, यदि वो सिद्ध कर दे, है ना। जैसे कि यदि मैं जाता हूं और मैं बताता हूं कि मेरे पास ये चीजें हैं, ये योजनाएं हैं या ये कार्य करने की शैलियां हैं जो मैंने सोची है कि मैं इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन ला सकता हूं, तो भी मुझे इस आयोग का क्या बनाया जा सकता है? सदस्य बनाया जा सकता है। पहली चीज, या तो सिविल सर्वेंट को इन चीजों का ज्ञान हो, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है, और तीसरा ऐसा व्यक्ति जिसे इन क्षेत्रों में करने का ज्ञान भी हो और वो ये सिद्ध भी कर सकता है प्रामाणिक रूप से कि वो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकता है, तो उसको क्या बना दिया जाएगा? सदस्य बना दिया जाएगा। तो आपके जो 7 सदस्य, सॉरी 7 नहीं 6, क्योंकि एक तो सचिव होगा, सचिव तो कहां से आएगा? वो राज्य सरकार का अपर सचिव रैंक का अधिकारी होगा। जो 6 सदस्य बचेंगे वो इन क्षेत्रों से आ सकते हैं। ये 3 चीजें समझ में आई, उनकी योग्यताएं। इसके बाद कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष। अध्यक्ष व सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नियुक्त ये हो सकते हैं, अर्थात यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है कि पद के बाद इन्हें क्या करना पड़ेगा? दोबारा नियुक्ति नहीं मिलेगी, बशर्ते वो इस उम्र को पार ना करें। अगर वो 60 वर्ष में रिटायर होते हैं तो फिर से वो 5 वर्ष के लिए बन सकते हैं, परंतु 65 वर्ष के पश्चात वो पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। तो याद रखना, जो एज लिमिट आती है ये पुनः नियुक्ति को रोक देती है ना। आप एज लिमिट के बाद उसमें नियुक्त नहीं हो सकते। अब नई चीज आ गई, इसकी नियुक्ति ना तो राष्ट्रपति करेगा, ना तो केंद्र सरकार करेगी, ना ही राज्यपाल करेगा। अब ये पूरा का पूरा किसके अंडर में है? राज्य सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधि से इसकी क्या की जाएगी? नियुक्ति। कोई भी अलग से चयन समिति का निर्माण नहीं किया जा रहा है। सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार। और अन्य अधिकारी व कर्मचारी, मान लो कि यदि इस आयोग को किसी अन्य कर्मचारी या सदस्यों की जरूरत पड़ती है किसी क्षेत्र में काम करने के लिए, अच्छा,
मैं एक चीज बता दूं, ये जो अन्य अधिकारी और कर्मचारी होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, जब तक आवश्यकता है तभी तक ये कार्य वहां पर करते हैं। तो मान लो इनकी जरूरत पड़ती तो कौन नियुक्ति करेगा इनकी भी? राज्य सरकार। इसका मतलब नियुक्ति किसने की? राज्य सरकार ने नियुक्ति करी। सेवा शर्तें किसने डिसाइड की? सेवा शर्तों की मतलब बात होती है तो वेतन भत्ते भी कौन डिसाइड कर रहा है? राज्य सरकार। और अन्य अधिकारी या कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी तो वो भी कौन देखेगा? राज्य सरकार। इसका मतलब हमें पता चलता है कि इसकी जो अधिकतर पावर्स है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। कितना है कार्यकाल इसका? 5 वर्ष या 65 वर्ष, और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र बिल्कुल है। ठीक है, चलिए इसके बाद अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र पद से हटाया जाना, वही चीज नियुक्ति किसने दी? त्याग पत्र कौन लेगा? राज्य सरकार। अध्यक्ष व सदस्य राज्य सरकार को अपने लिखित सूचना से त्याग पत्र दे सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार निम्न आधारों पर हटा सकती, वही सेम चीज, कदाचार, मानसिक रूप से अक्षमता, पद का दुरुपयोग और अन्य स्थान से लाभ प्राप्त, इन आधारों पर राज्य सरकार। इसका मतलब हमें पता चलता है कि राज्य खाद्य संरक्षण आयोग में सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में है? यहाँ कहीं पर भी राज्यपाल शब्द का उपयोग या राष्ट्रपति शब्द का मेंशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीजें क्लियर है? कौन लेगा इस्तीफा? राज्य सरकार। पद से कौन हटाएगा? राज्य सरकार। इसके बाद रिपोर्ट, अब वही चीज आ गई, जब राष्ट्रपति है ही नहीं, जब राज्यपाल है ही नहीं, तो डायरेक्ट किसका इन्वॉल्वमेंट है? अब ये रिपोर्ट भी किसको सौंपेगा? और राज्य सरकार उस रिपोर्ट को कहां रखेगी? विधानमंडल। देखो विधानमंडल का मतलब होता है कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही आते हैं। अब जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहां नहीं रखी जाएगी, केवल कहां रखी जाएगी? विधानसभा में। कौन रखेगा? राज्य सरकार। ठीक है, रिपोर्ट किसको सौंपेगा? ये अपनी राज्य सरकार को सौंपेगा। अधिकतर आयोगों में हमने देखा कि रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपी जा रही थी या राज्यपाल को सौंपी जा रही थी, और राष्ट्रपति उन्हें केंद्र सरकार या सदन के समक्ष रखते थे और राज्यपाल उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखते थे। पर यहाँ पर चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पे सारी चीजें कौन देख रहा है? राज्य सरकार। अब आयोग के कार्य क्या होते हैं? अभी हमने एक अधिनियम देखा, कौन सा अधिनियम? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। वर्ष बताइए? 2013। ये वर्ष मत भूलना। इसी के तहत कब बना है ये? 2017 में आपका ये बना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना। ठीक है, आगे अभी आपको पता चलेगा कि 2013 में लिखा क्या है या फिर वो करता क्या है। अधिनियम को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार को क्या देना? राज्य सरकार को सलाह देना कि ये जो अधिनियम में चीजें लिखी हैं ये किस प्रकार से प्रभावी बनाई जा सकती हैं आपके राज्य के भीतर। वार्षिक रिपोर्ट किसको देना? राज्य सरकार को देना। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, खाद्य संरक्षण का एक अधिकारी होता है हर जिले में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी। कौन होता है? जिला शिकायत। ये कोई अलग से नियुक्त नहीं किया जाता है, जो भी आपके जिले का कलेक्टर होता है, ठीक है, जो भी आपके कलेक्टर के आईएएस ऑफिसर होते हैं वो क्या बनते हैं? आपके जिला शिकायत निवारण अधिकारी। अब जो आपके कलेक्टर साहब हैं इन्हें हम कलेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि ये अभी क्या है? जिला शिकायत निवारण अधिकारी। ये कोई आदेश देते हैं और उसके विरुद्ध कोई अपील की जाती है। समझ में आ रहा है? ये यदि इस क्षेत्र में कोई आदेश देते हैं और उसके विरुद्ध में कोई अपील यदि कोई व्यक्ति या सामान्य जन करता है तो उसकी सुनवाई फिर कौन करेगा? हमारा खाद्य संरक्षण आयोग। उसकी सुनवाई कौन करेगा? ये चीज समझ में आई? इसके बाद आयोग की शक्तियां, आयोग को किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है तो उसे शिकायत की जांच के लिए वही चीज सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जो कि हर आयोग को प्राप्त होती है। इसको भी सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्तियों के तहत होता यह है कि आप किसी को समन भेज सकते हो। समन का मतलब समझते हो? समन मतलब बुलावा, है ना? चलो बुलावा आया है, आयोग ने बुलाया है ना? उसमें लिखा होता है, तो आप उस आयोग के द्वारा, समन के द्वारा सामने वाले को बुला सकते हैं। एक टाइम पीरियड लिखा होता है कि आपको इसके तहत पेश होना है, वरना फिर हम किसी को भेजेंगे आपको पेश करने के लिए। तो आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। जिला शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? आपका कलेक्टर होता है। और इसका सबसे मुख्य कार्य यदि पूछा जाए इस आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सही रूप से क्रियान्वयन कहां पर करना? राज्य के भीतर करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
राज्य सरकार चाहे तो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के कार्य किसी अन्य आयोग को या निकाय को सौंप सकता है। कौन चाहे तो? आपको एक चीज समझ में आ रहा है, खाद्य संरक्षण आयोग में किसी भी बाहरी सदन का या सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, किसका केवल इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? राज्य सरकार का। केंद्र सरकार के अनुमोदन से। अब केंद्र सरकार शब्द क्यों यूज हुआ है? कि दो या दो से अधिक राज्य अगर चाहे तो अपना संयुक्त क्या बना सकते हैं? मान लो कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर एक साझा क्या बनाना है? आयोग बनाना है खाद्य संरक्षण। तो ये अब राज्य का क्षेत्र नहीं है, ये किसका क्षेत्र है? अब केंद्र सरकार के अनुमोदन से, मतलब केंद्र सरकार के बोलने या उसकी स्वीकृति के पश्चात ही आप क्या कर सकते हो? दो राज्यों के एक आयोग बना सकते हो। वही सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। आयोग किसी मामले को उसका विचारण के अधिकारिक रखने वाले। अब देखो, यदि कोई मामला आता है आयोग के पास, ठीक है, तो वो उसे किसी मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट मतलब समझते हैं? आयोग किसी वाद को या मामले को उस मामले का ज्ञान रखने वाले या उस क्षेत्र से संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। और वो जो मजिस्ट्रेट है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के आधार पर उस पर क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता का नाम सुना है? 1973 की धारा 346 इंडियन पीनल कोड सुना है? ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कर सकता है। सिंपल, आप ये याद रखिए कि खाद्य संरक्षण आयोग किसी वाद को मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई कर सकता है। इतना बस याद रख सकते हो। इसके बाद आयोग में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर इसकी कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी। यदि आयोग में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है उसके सदस्यों में या आयोग के कार्य में, तो भी उसके द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसे अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। मुख्यालय कहां पर है? हमने देखा है अधिकतर आयोगों के मुख्यालय जो राज्य से संबंधित है वो कहां पर है? पर एमपीपीएससी का कहां पर है? इंदौर में। खाद्य सुरक्षा जिला शिकायत निवारण अधिकारी प्रत्येक जिले के, देखो वही चीज, कौन होते हैं? कलेक्टर होते हैं। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जय किशोर सवई, वर्तमान अध्यक्ष, ये तो बहुत आसान हो गया, पहले जय किशोर और दूसरे राज किशोर। ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि मंडी बोर्ड का मुख्यालय भी कहां पर है? नाम है उसका किसान भवन। किसान भवन किससे संबंधित है? कृषि बोर्ड का मुख्यालय। इसके बाद अभी हम जब से अधिनियम अधिनियम कर रहे हैं, कौन से वर्ष का अधिनियम? 2013। और इसी अधिनियम को सही रूप से क्रियान्वित करना या ये सही रूप से क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं, ये काम कौन करता है? हमारा आयोग करता है। अब देख लेते हैं ये क्या करता है। 10 सितंबर 2013 को क्या किया गया? इसको आपको केवल वर्ष याद रखना है कब लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? देखो, जीवन जीने के लिए देश की 67% आबादी को गुणवत्तापूर्ण सही मूल्य पर खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना तथा पोषण सुरक्षा प्रदान करना। मुख्य कार्य जो इसके द्वारा किए गए हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जन्म के बाद 6 माह तक और स्तनपान करने वाली माता को भोजन के अलावा न्यूनतम 6,000 रुपए तक का मातृत्व लाभ प्रदान करना। मतलब गर्भवती महिला और बच्चे को 6 माह तक क्या पोषण देना और स्तनपान कराने वाली माता को प्रति माह कितना? 6,000 रुपए का मातृत्व प्रदान करना। ये काम कौन करता है? अब देखो वही चीज है, ये इसने कार्य दे दिया, इस अधिनियम ने इस कार्य को क्या कर दिया? लागू कर दिया। और ये कार्य मध्य प्रदेश में सही ढंग से हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? आपका खाद्य आयोग। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना, ये योजना है अंत्योदय। अच्छा, अंत्योदय एक शब्द है, ये अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंत्योदय का मतलब होता है कि गरीबों में भी जो सबसे निचला वर्ग होता है ना, उसे बोला जाता है अंत्योदय। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कराना। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि भोजन की समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितना शायद हमें सुनने मिलता है, बट वाकई में है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे घर में तो बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, हमारे तो नखरे हैं, आपके भी है मेरे भी है, कि हमारा मन नहीं, हम नहीं खाते, हम जोमेटो कर लेंगे या हम कुछ बाहर जाके खा लेंगे, हमें खाना ही नहीं, आपने इतनी बेकार सी सब्जी बनाई है। खाने की अहमियत उन्हीं से समझ सकते हैं जिन्हें उस एक दाने की कीमत पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि उसको कीमत को समझो, वो तो आपको खुद समझना ही पड़ेगा, है ना। आज यदि आपको इतना अच्छा घर पे मिल रहा है
आप उस वर्ग को सोचो जिसको सरकार ये 35 किलोग्राम प्रति माह दे रही है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि उनके पास नहीं है वो चीज खाने के लिए, है ना। स्तनपान करने वाली महिलाओं को क्यों 6,000 रुपए महीना दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि जब वो बच्चों को स्तनपान कराती हैं तो उनके पास खुद के पोषण के लिए कुछ नहीं होता है, तो बच्चे को पोषण किस प्रकार से मिलेगा? आ रही बात समझ में? इसीलिए इन चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। ग्राउंड जीरो पे आप जाके देखोगे तो भुखमरी बहुत चरम सीमा पर तो नहीं है, पर जिस सीमा पर है वहां पर भी आपको एक दया भाव आपके अंदर आ जाएगा उन्हें देखकर कि कितनी जरूरत है अन्न की कुछ लोगों को, और हम कितने नखरे बताते हैं कि हमें ये नहीं खाना और होटल जाके खा लेंगे या जोमेटो कर लेंगे, है ना। ये चीज है हमारे अंदर, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। बट इन चीजों को भी एक्सेप्ट करो और इन चीजों को भी एक्सेप्ट करो कि अन्न का महत्व कितना ज्यादा है और कितना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो बस इसी की देखरेख कौन करता है? हमारा मध्य प्रदेश का खाद्य संरक्षण आयोग। इसके बाद दो मुख्य संबंधित संस्थाएं हैं सबसे महत्वपूर्ण। एक आपने FSSAI का नाम सुना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि नाम से क्लियर है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड मतलब ये उद्देश्य इसका खाद्य वस्तुओं की शुद्धता की क्या है? आपने देखा होगा, आप जब भी कोई भी खाद्य से संबंधित सामान लेते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है FSSAI और एक नंबर लिखा होता है, और लिखा होता है कि ये इसके द्वारा क्या है? प्रूव्ड है। इसका मतलब ये शुद्ध प्रोडक्ट है। कौन जांच करता है? FSSAI या फसाई। अब एक चीज है, इसकी स्थापना कब की गई? मतलब आपके 2011 में FSSAI क्यों बनाया गया? शुद्धता की जांच करने के लिए। इसका ध्येय वाक्य है, विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन। तो विश्वास का वायदा, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य का आश्वासन। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। तो ये देखता है स्टैंडर्ड हमारे फूड का। फुल फॉर्म अभी याद करो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बना? 2011 में बना। अब इसे तो सभी जानते हैं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल्ड बाय UN। जानते हैं कहां पर है इसका मुख्यालय? रोम में है। रोम कहां पर है? इसकी स्थापना कब की गई? किसके द्वारा की गई? UN के द्वारा की गई। और भारत में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो यही दो मुख्य संस्थाएं हैं आपकी किससे संबंधित। बस यही है आपका खाद्य आयोग, इतना ही है आपका खाद्य आयोग। ठीक है, आपको खाद्य आयोग से संबंधित संरचना याद रखनी पड़ेगी, योग्यता याद रखनी पड़ेगी, उनका कार्यकाल याद रखना पड़ेगा, और एक सबसे सरल चीज कि उनके वेतनमान, उनकी सेवा शर्तें, उनकी नियुक्ति, उनका इस्तीफा, उन्हें पद से हटाना, सारे के सारे कार्य कौन करता है? बस एक जगह यदि दो राज्यों को मिलकर एक आयोग बनाना है तो वो कार्य कौन करेगा? वो कार्य करेगी केंद्र सरकार। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष। क्या ये पुनः नियुक्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कुल सदस्य होते हैं कितने? 7। उसमें कितनी महिलाएं होना अनिवार्य है? 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। और कितने ST SC? एक ST और एक SC होना उसमें अनिवार्य है। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है इस आयोग का? भोपाल में है। और भोपाल में जिसका मुख्यालय, उसका नाम है किसान भवन। क्लियर है? तो ये था आपका खाद्य आयोग। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, जो मेंशन है आपके सिलेबस में। क्लियर है? कुछ नहीं था इसमें ज्यादा समझने लायक, एकदम आसान है। समझ में आ गई सारी चीजें? चलिए, जय हिंद।